बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन पढ़ा, जिसमें हमने ये पढ़ा कि जो मैट्रिसेस होते हैं उनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट दो तरह से आती है। फिर उसके बाद उसी बेस पे हमने उसका ऑर्डर डिफ़ाइन किया और साथ ही हमने देखा कि किस तरह जो मैट्रिसेस होते हैं उनकी इक्वलिटी डिफ़ाइन होती है। ठीक है, तो इक्वलिटी को डिफ़ाइन करने के लिए हमने दो कंडीशंस पढ़ी। नंबर वन, हमने ये कहा कि कोई से दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। स्ट्रिक्टली हमने कंडीशन लगा दी कि सिर्फ उस सूरत में इक्वल होंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, बोथ मैट्रिसेस हैविंग सेम ऑर्डर। एंड नेक्स्ट वन जो कंडीशन हमने पढ़ी वो ये थी कि दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या होनी चाहिए, सेम। तो इसी डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, आज हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। जो क्या करता है, ये वाली मैट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर गौर करें डेफिनेशन के मुताबिक इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास 2/2, और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/2 हो जाएगा। अगर इनका ऑर्डर सेम है, ऑब्वियसली इन दोनों के क्या होनी, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ द इक्वल मैट्रिसेस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। हम ये कहते हैं कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है इक्वल है, क्योंकि डेफिनेशन यही बताती है कोई से दो मैट्रिसेस इक्वल उस सूरत में होते हैं जब दोनों का क्या होता है हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होती है। तो यही डेफिनेशन हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि ए प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ए प्लस सी इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। तो पहली इक्वेशन बन गई, इसको मैंने 1 मार्क कर लिया। नेक्स्ट वन, ए प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7, तो ये सेकंड रिलेशन बन गया। नेक्स्ट वन क्या आ गया, c माइनस 1 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 3, तो ये थर्ड वन रिलेशन बन गया। और 4d माइनस 6 इज़ इक्वल टू 2d, तो ये फोर्थ रिलेशन बन गया। अब हमें क्या करना है, इन रिलेशंस को सोल्व करके यहाँ a b c और d की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किस में से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो पहले वाला रिलेशन है इस पर गौर करें, हमारे पास a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ से ना तो हमें a की वैल्यू का पता, ना ही हमें c की वैल्यू का पता। नेक्स्ट वन सेकंड पे आ जाते हैं, a प्लस 2b, ना तो हमें a की वैल्यू का पता, ना ही हमें b की वैल्यू का पता, तो हम दोनों को अभी फाइंड आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाए c माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3। अब देखें इसमें एक ही अननोन है और वो c मौजूद है, वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यही रिलेशन ले लेते हैं, c माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3, तो c इज़ इक्वल टू 3 और ये -1 उधर जाकर प्लस का 1 हो जाएगा, 3 + 1 4, तो ये c की वैल्यू आ गई। अब देखें जो हमारे पास रिलेशन फर्स्ट वाला था, इसमें से c की वैल्यू अब हम फाइंड आउट कर चुके हैं। जब ये c फाइंड आउट कर लिया हुआ, अब हम इस इक्वेशन को भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन को भी। अब अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी, फिर हम नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे इसी तरह। तो हम आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 3 को इम्प्लाइज करके हमने c की वैल्यू फाइंड आउट की। अब इक्वेशन नंबर 1 पे आते हैं। तो हमने लिखा a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, a प्लस 4, सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ठीक है, और इज़ इक्वल टू 0, 4 इधर प्लस हो रहा है, राइट पे चला जाएगा तो माइनस का 4, तो ये हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई एंड c की वैल्यू भी आ गई है। तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, b और d की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम इक्वेशन इसी में से जो सेकेंड इक्वेशन थी, ठीक है, जो हमारे पास क्या था, सेकंड रिलेशन था, इस रिलेशन को हम यूज़ करते हैं। a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7, a किसके बराबर है, -4 राइट पे जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, -7 + 4 इज़ इक्वल टू -3, तो 2b इज़ इक्वल टू -3, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, लेफ्ट पे राइट पे लेकर आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, -3/2, या इसी को अगर हमने सोल्व करना हो तो 3 को 2 पर डिवाइड कर लेंगे, 1.5, ये हमारा डेसिमल के अंदर आंसर आ जाता है। और लास्ट वन रिलेशन था हमारे पास 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d, तो 4d -6 इज़ इक्वल टू 2d, तो 6 को राइट पे लेकर जाएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, और 2d को अगर लेफ्ट पे ले आएंगे तो वो माइनस का 2d हो जाएगा। 4d में से 2d माइनस कर देंगे तो हमारे पास 2d बच जाएंगे। राइट हैंड साइड पे अभी भी 6 है, तो 2 इधर क्या हो रहा है, d के साथ मल्टीप्लाई, लेफ्ट पे ले जाएंगे तो राइट पे ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आ जाएगा, तो d की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर ये था कि हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है a b c एंड d की। तो हमने क्या किया, c की वैल्यू फाइंड आउट कर दी जो कि 4 के इक्वल आ गई, a की वैल्यू फाइंड की जो कि -4, b की वैल्यू फाइंड की जो कि -3/2 या -1.5, और d की वैल्यू हमने फाइंड आउट की और वो आ गई हमारे पास 3।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस की टाइप्स हम बात करते हैं तो फर्स्ट वन हमारे पास जो टर्म आती है, जो टाइप ऑफ मैट्रिसेस है, जो टाइप ऑफ मैट्रिसेस है वो क्या है हमारे पास, रो मैट्रिसेस। अब रो मैट्रिसेस को कैसे डिफाइन किया जाता है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो होगी उसको हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। तो यहाँ आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ये एक एम मैट्रिक्स ले लिया। अब इस मैट्रिक्स पे गौर करें, रो मैट्रिक्स वन रो होने का मतलब ये है कि उसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही अरेंजमेंट होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक एग्जांपल जिसमें हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट सिंगल है, वन है, तो हम इसको क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स को डिफाइन किया जाता है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। अगर उसके अंदर एक ही कॉलम आएगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा। जिस तरह यही वाली जो एग्जांपल हमने रो में ली हुई है, अगर इसी का हम कॉलम बना लें, ठीक है, तो इसका हम कॉलम बनाएंगे तो वर्टिकली इसको लिख देंगे। तो ये वर्टिकली अगर इसको लिखा जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 - 1 एंड 7। अब देखिए इसमें हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट 1 2 एंड 3 हैं, इसमें रोज़ 3 हैं, बट अगर वर्टिकल अरेंजमेंट की बात करें तो कॉलम 1 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। और यहाँ एग्जांपल्स भी मौजूद है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स की। तो m इज़ इक्वल टू, ये वर्टिकल अरेंजमेंट 1 है तो 1 कॉलम है, वर्टिकल अरेंजमेंट 1 है तो 1 कॉलम है। तो आर कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/1, तो ये 2/1 का है और ये 3/1 का है। इसमें देखें सेकंड वाला जो n होगा वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स M इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ़ द नंबर ऑफ रोज ऑफ M इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि ऐसे तमाम मैट्रिसेस जिनमें नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज़ के बराबर नहीं होते। जैसा कि जब हम ऑर्डर को डिफाइन कर रहे थे हमने कहा था कि जो नंबर ऑफ रोज़ है वो क्या होता है, M, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो N होते हैं। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन ये है कि अगर M N के इक्वल ना आए, दोनों की तादाद आपस में सेम ना हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है। अब देखें यहाँ एग्जांपल, ये पहले वाला ए, इसमें अगर गौर करें 1 2 एंड 3, तो इसमें जो m की वैल्यू आती है वो 3 है, यानी कि इसमें 3 रोज़ हैं। और अगर कॉलम्स की बात करें तो 1 एंड 2 कॉलम्स हैं, 3 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन, इसमें देखें 2 रोज़ आती हैं और 3 कॉलम्स आ गए हैं हमारे पास। तो देखें 2 और 3 इक्वल नहीं होते, तो ये भी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सी पे आ जाएं, इसमें एक ही रो है बट इसमें 3 कॉलम्स हैं, क्योंकि रोज़ और कॉलम्स बराबर नहीं हैं, तो ये भी हमारे पास किसकी एग्जांपल बन जाएगी, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल बन जाएगी। नेक्स्ट वन डी दिया हुआ, उसके अंदर एक ही कॉलम है बट 3 रोज़ हैं। देखें रोज़ और कॉलम्स बराबर नहीं हैं। अब यहाँ एक और क्वेश्चन आ गया, हमने अभी क्योंकि डिफ़ाइन किया कि जो रो मैट्रिक्स होता है उसमें एक ही रो होती है, जो कॉलम मैट्रिक्स होता है उसमें एक ही कॉलम होता है, और जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है उसमें रोज़ और कॉलम इक्वल नहीं होने चाहिए। अब देखें यहाँ अगर सी पे गौर करें तो सी हमारे पास क्या है, सी एक रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर एक ही रो है, और डी पे गौर करें तो ये एक ही कॉलम है, इसको कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स हैं ये रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए जो कंडीशन है, जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये कि नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये हमारे पास कंडीशन है। नेक्स्ट वन आ गई हमारे पास टर्म है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर होने चाहिए। अब देखें रोज़ के लिए हमने क्या यूज़ किया था, m, और कॉलम्स के लिए हमने क्या किया था, n। तो ये कंडीशन बन गई हमारे पास कि अगर m और n दोनों आपस में इक्वल हों, दोनों सेम हों, तो हम कह देंगे कि वो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ से देखें मैट्रिक्स ए दिया हुआ हमें, इसमें कितनी रोज़ आ रही हैं, 2 रोज़ आ रही हैं। कॉलम्स कितने आ रहे हैं, नंबर 1 कॉलम्स, नंबर 2 कॉलम्स, 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं। तो इसके अगर ऑर्डर को लिखते हैं तो 2/2 का मतलब क्या होता है, ये m है और ये n है, m और n सेम हो गया। ये हमारे पास देखें 3 रोज़ आ जाती हैं इसमें, और कॉलम्स की बात करें तो 3 ही कॉलम्स हैं, और 3/3 इसका ऑर्डर है। तो देखें m और n इक्वल हैं। नेक्स्ट वन सी पे आ जाएं, इसमें देखें एक ही रो है एक ही कॉलम है, एक ही रो आ रही है और एक ही कॉलम है। ऑर्डर क्या बना, 1/1,
रो और कॉलम्स इक्वल, तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जो कंडीशन होती है वो ये कंडीशन हुआ करती है कि उसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। A matrix M is called a null or zero matrix if each of its entry is zero। अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट्स या तमाम की तमाम एंट्रीज ज़ीरो हो जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं। और नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करवाने के लिए हम ओ यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो नल मैट्रिक्स का मतलब कि उसकी तमाम की तमाम एंट्रीज क्या होनी है, ज़ीरो होनी है।